आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। आप एनसीईआरटी साइंस में आप देखे होंगे कि दो ही चैप्टर इसमें से न्यूमेरिकल आता है, एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी और एक है आपका लाइट। ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसका जो स्पीड है, लाइट का स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो ये है आपका, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इसी वजह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तभी आपका शैडो फॉर्मेशन होता है, ओके। उसके बाद ये है कि इसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, ठीक है। बहुत सालों तक यही चल रहा था, वेव नेचर पार्टिकल नेचर अलग अलग इसके पास होता है। रिसेंट के व्यू में, रिसेंट थ्योरी में यह बताया गया है कि पार्टिकल जो है वो वेव के पैटर्न में ऑसिलेट करते रहता है। तो ये रिसेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद ये है कि लाइट के पास फोटोन्स होते हैं। लाइट जो है फोटोन से बना होता है, यानी कि कोई भी लाइट रेज आपको दिख रहा होगा ना, तो सारे जो है लाइट फोटोन से बने होते हैं। और ये सारे जो फोटोन्स हैं उसे हम लोग सेपरेटली एनर्जी पैकेट भी कहते हैं, ओके। ये आप लोगों का कहलाता है एनर्जी पैकेट। अब ये है कि एक फोटोन जो है आपका, उसका एनर्जी कितना होता है? उसका एनर्जी होता है एच न्यू। आप हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। एच न्यू, एच जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू जो है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओके। तो ये ओवरऑल हो गया हम लोगों का लाइट चैप्टर के बारे में। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, इसी स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन आप देखिएगा लाइट के अगले टॉपिक में जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है, 1 नंबर में आया है। तो उसको आप बस ध्यान दीजिएगा, क्या डेफिनेशन है सिर्फ डिफाइन करना है, ओके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। एनसीईआरटी के पहले लाइन में आप देखिएगा, पहले या दूसरे लाइन में एक क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। कोई भी चीज दिखता कैसे है, क्या है कारण उसके पीछे, जो कोई भी चीज हम लोग देख सकते हैं। देखिए, सबके पीछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। एक्चुअली में हम लोग क्या देखते हैं? लाइट, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये बोर्ड है, अगर बोर्ड में पूरे रूम को अंधेरे में कर दूं तो बोर्ड पे कोई लाइट नहीं आएगा। अगर बोर्ड पे कोई लाइट नहीं आएगा तो आप बोर्ड को देख नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से लाइट बोर्ड पे आया तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो हमारी आंखों पे आएगा, तब हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ बोर्ड है। अगर मैं यही काम अंधेरे रूम में करता हूँ, डार्क रूम में, तो वहाँ पे कोई लाइट सोर्स है नहीं। अब लाइट सोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट पे लाइट आएगा नहीं, और ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं आएगा तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देख सकते। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के विजिबल होने के पीछे का रीजन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी हम लोग उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉज करता है विजिबिलिटी को, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को भी ये कॉज करता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आप डिसाइड करते हैं वो भी रिफ्लेक्शन के वजह से ही। अब देखिए यहाँ पर ये रेड कलर दिख रहा है, ये आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा, और ये आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट आया, पहले तो लाइट में, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो लाइट इस पर आया, इस जो लेटर्स मैंने लिखा है, तो वो सारे 7 कलर्स में से सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से ये रेड दिख रहा। उसके बाद ब्लू में देख रहा हूँ तो सारे 7 कलर्स में से ये सारे केवल ब्लू कलर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको ब्लू देख रहे हैं। ब्लैक कब दिखता है? ब्लैक होता है ऑलमोस्ट सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है।
तो जो अब कुछ लाइट आ नहीं रहा तो वहाँ हम लोग को क्या दिखेगा, कोई कलर दिखेगा नहीं, तो इस कलर का नाम क्या हो जाता है यहाँ पे, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप दो फिनोमेना देख सकते हैं, विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो इसको डिफाइन करना बहुत ही आसान है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट bounce back in the same medium, in the same medium when it strikes an opaque object or polished surface। ओके, सो ये आपको बताना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, वो भी सेम मीडियम में, या बाउंस बैक होता है इन द सेम मीडियम, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, कुछ नियम कानून है, उसी वजह से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो पाएगा। तो वो नियम कानून क्या है, उस नियम कानून को कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। ये आपका दूसरा टॉपिक होता है इसके बाद, जिससे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। इससे तो दो टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले तो सिंपल है, बताइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले हम लोग कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि क्लियर रहेगा। ये मैंने ले लिया मिरर। ओके, ये हम लोगों का हो गया एक रे ऑफ लाइट। ठीक है, और मैंने बीच में ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। ओके, तो इसमें क्या जानने वाला चीज़ है, तो ये हुआ इंसिडेंट रे। रे आ रहा है, इस मिरर के पॉइंट पी पे टकरा रहा है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं इसको लिख देता हूँ इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिएगा ये इंसिडेंट रे और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसके बीच में एंगल बन रहा है जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हर जगह फॉलो होगा, चाहे कोई भी सरफेस हो, प्लेन हो, कर्व्ड हो, कुछ भी हो, हर जगह ये लॉ फॉलो होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि आपका इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence are in the same plane, are in the same plane। ओके, ये सेकंड लॉ हो गया आपका। ये दोनों लॉ याद कर लीजिए और ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके बाद एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफाइन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। जैसे क्या है कि अब इंसिडेंट रे है, अब बता सकते हैं इंसिडेंट रे, और उसी से अब डिसाइड करेंगे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्लेन की बात करते हैं, डिफाइन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब समझिएगा यहाँ पे प्लेन ऑफ इंसिडेंस है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये सर सेम प्लेन का मतलब क्या है, सेम प्लेन किसे कहेंगे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर ये जो आप मिरर की बात कर रहे हैं ना,
यही आपका सेम प्लेन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे इस प्लेन को हम लोग नहीं बोलते हैं। कौन सा प्लेन की बात हो रही, कौन से प्लेन की बात हो रही है? तो अगर मान लीजिए ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, वो इसी बोर्ड में ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो नॉर्मल होगा वो भी इसी बोर्ड पे ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंसिडेंट रे यहाँ पे डाल रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो बोर्ड से बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, या बोर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अगर किसी बॉल को आप स्ट्रेट फेंकते हैं जमीन पे, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ साइड इस लाइन से मैं उसको फेंक रहा हूँ बॉल को, ठीक है, तो जब बॉल टकराएगा जमीन पे तो इसी लाइन में वो आगे की तरफ बाउंस भी होता है। तो सेम होता है लाइट के साथ भी। तो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे जा रहा है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा। तो ये हम लोगों का होता है सेम प्लेन। कौन सा? ये वाला प्लेन जो कहलाएगा वो कहलाएगा सेम प्लेन, यानी इस प्लेन की बात करेंगे। तो ये आपका प्लेन है, ये मिरर आपका प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में आ चुका है 3 नंबर का। तो ये हम लोगों का हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आप देखिए कि हर जगह रिफ्लेक्शन तो होता है, लाइट पड़ेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, हर जगह होता है। लेकिन 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। पहला होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर को कहा जाता है स्पेक्युलर, दूसरा नाम है इसका। रेगुलर रिफ्लेक्शन को कहते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इररेगुलर कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर में क्या डिफरेंस है। इसका आप फिगर से समझ लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप रेगुलर में लेते हैं प्लेन सरफेस, रेगुलर में आपने लिया प्लेन सरफेस, और इररेगुलर में आपने लिया थोड़ा सा रफ सरफेस, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इस पर पैरेलल लाइट आ रहा है, यानी पैरेलल लाइट अगर इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल वे में ही होगा, ठीक है। वही अगर यहाँ बात करते हैं इररेगुलर सरफेस पे, अगर पैरेलल लाइट आया तो ये पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे है वो भी पैरेलल है, और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलल है। और इररेगुलर में आप देखिएगा कि इंसिडेंट रे पैरेलल तो है ही, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं रहता। तो आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को? रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब जैसे कि ये बोर्ड है, पॉलिश्ड है, यहाँ भी आपको रेगुलर मोस्ट मतलब ज़्यादातर रेगुलर ही दिखेगा। आप कोई भी मिरर ले लेते हैं, मिरर में भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखता है। प्लेन पॉलिश्ड या हाईली पॉलिश्ड सरफेस जितने भी हैं वो सब में आप रेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे। लेकिन जहाँ पर आपको दिखेगा कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, दीवार हो गया, हम लोगों का बोर्ड है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, वो सब के सब में रफ सरफेस होता है, और जिस वजह से हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोगों का हो जाता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का भी साइज होगा। नंबर 2 हम लोगों का कहलाता है इट इज वर्चुअल, ये वर्चुअल बनता है यानी कि इमेजनरी बनता है। नंबर 3 में है कि ये इरेक्ट होता है, ओके। नंबर 4 में है कि सेम डिस्टेंस पे होता है। सेम डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिरर हम लोग ले लेते हैं, इस मिरर में आप ये देख लीजिए कि यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगा, ओके।
सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए कि आपका 5 मीटर है तो ये भी आपका 5 मीटर ही होगा, सेम साइड सेम। और दूसरा पॉइंट ये कहलाता है कि इस बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगा वो मिरर के दूसरे साइड बनता है। तो ये पांचों पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, इसका मैग्निफिकेशन, हम लोग मैग्निफिकेशन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है +1। सिंपली मैं बता दूं मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं 5/5 जो हो जाएगा 1, और प्लस है दोनों अप साइड है तो प्लस प्लस है तो +1। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए आप एक हॉलो स्फेयर ले लीजिए, गोला। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। अब इस पार्ट को लेने के बाद ये पार्ट मैं यहाँ बना लेता हूँ और इस पार्ट को मैंने यहाँ बना दिया। ओके, अब क्या करना है आपको कि इसको कोटिंग कर देना है। कोटिंग किस चीज़ से करते हैं? तो कोटिंग करते हैं सिल्वर लेयर पे आप रेड कलर का रेड लेड ऑक्साइड चढ़ा देते हैं। ये कोटिंग में यूज होता है। मैंने क्या किया, इसको इधर कोट कर दिया, तो ये जो हो गया कोटेड सरफेस हो गया, और ये पार्ट जो है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसकी बात करूं, मैं इसको इस साइड कोट कर देता हूं, तो ये वाला पार्ट हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये पॉइंट समझने के बाद देखिए, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्जिंग आउटवर्ड, ठीक है ना, ये आउटवर्ड जा रहा है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस केस में इनसाइड जा रहा है। तो इस केस में इसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और इस केस में कहा जाएगा इसे कॉनकेव मिरर। ओके, सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने बता दिया है कि व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड एंड इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, एंड व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज गोइंग इनवर्ड, यानी इनवर्ड की साइड वो अगर धंसा हुआ रहता है तो उसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। याद रखने के लिए सबसे आसान है, कंफ्यूजन ना हो कभी भी। आप केव का मतलब जानते हैं, केव का मतलब होता है गुफा। यहाँ दिख रहा है आपको, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा आप कभी भी देखिएगा तो अंदर की तरफ ही गड्ढा होता है, ठीक है, गुफा अंदर की तरफ ही होता है। तो इस पार्ट को याद करिएगा, ये केव है जिस वजह से ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो हम लोग इसे बोलेंगे कॉनकेव। ओके, अब ये है आपका एक्स, यहाँ से कॉन्वेक्स से आप एक्स उठा लीजिए, तो XAXE मतलब कुल्हाड़ी होता है। आप कुल्हाड़ी अगर बनाइएगा तो उसका जो ये पार्ट है वो आउटवर्ड रहता है, ठीक है। वो आप समझ सकते हैं कि एक्स मतलब कुल्हाड़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे इसको कॉन्वेक्स मिरर। वैसे भी अगर आप ये याद कर लेते हैं केव वाला, तो अदर अपने आप ही याद हो जाएगा आपका। सो ये हम लोगों का हो जाता है स्फेरिकल मिरर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो कि है इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में।
इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, तो मैं दोनों मिरर के सहायता से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले बनाया। अब जिस साइड से मैं कोटिंग करूंगा तो उस हिसाब से ये हम लोगों का मिरर तैयार हो जाएगा। मैं इसको बाहर साइड से कोटिंग कर रहा हूँ, तो ये हम लोगों का हो गया कॉनकेव मिरर। इसको अंदर से कोटिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये हो गया कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है पोल। ठीक है, पोल क्या है, तो जो मिड पॉइंट है मिरर का उसे हम लोग पोल कहते हैं और इसे पी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर भी वही होगा, पी से डिनोट करेंगे इसे। ठीक है, दूसरा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो मैंने स्फेरिकल मिरर बनाया ये किसी स्फेयर का पार्ट था। ओके, ये किसी स्फेयर का पार्ट था। उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ठीक है ना, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसे हम लोग सी से डिनोट करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया सी, वैसे ही इसका ये पॉइंट हो जाता है सी। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। थर्ड वन है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस ही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी सेम कहानी, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कैपिटल आर जो कि होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में ये भी है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है फोकस। ओके, फोकस क्या होता है, तो फोकस को समझने के लिए हम लोग इसके अगले टॉपिक में इसको अच्छे से समझ लेंगे। मैं तत्काल ये बता दूं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जितने भी रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे हैं, पैरेलल इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से पास करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जिस पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। ओके, फोकस क्लियर हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ओके, और फोकल लेंथ में बता दूं कि जो फोकस है पॉइंट और जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। जो फोकस है और जो पोल है उसके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ। तो ये पार्ट जो है वो कहलाता है फोकल लेंथ। ओके, सो अब बात आती है जो अगला टॉपिक है हम लोगों का वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक है और फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। ये रिलेशन आपको सिंपली याद रख लेना है, R इक्वल्स टू 2F या फिर F इक्वल्स टू R/2। इसका प्रूफ भी है, जो हम लोग प्रूफ पर अगर हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो सिंपली आप याद रख लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के 2 गुना में होता है, या फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के
हाफ में होता है। तो ये हम लोगों का हो गया रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो आगे का टॉपिक है वो है हम लोगों का इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। अब इमेज बनाने के लिए आपको 3 लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको 3 रूल है, ठीक है, जिससे कि आप ये जांच 3 या मैक्सिमम आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा है जो कि 4 भी कहते हैं कभी कभी, मेनली 3 ही रहता है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर के लिए आपको 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल ये है, ठीक है, कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन इंसिडेंट होता है मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट होगा फोकस। ठीक है, मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर में भी बना देता हूँ। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर पैरेलल लाइट आ रहा है तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा देन इट अपीयर्स टू पास थ्रू अ पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। दूसरा रूल ये कहा जाता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुआ, यहाँ पर मैं बना दूं रे ऑफ लाइट appears to pass through focus। ठीक है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड रूल। ओके, थर्ड रूल क्या कहा जाता है? थर्ड रूल में ये है कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, तो वो लाइट जो है, यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। अगर जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअल पास हो रहा है या अपेयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दैट रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब वो उसी दिशा में वापस भी लौट जाता है। तो ये मेनली 3 रूल होता है। एक एक्स्ट्रा रूल क्या कहलाता है ना, कि अगर कोई भी लाइट पोल पे इंसिडेंट होगा तो जितने एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस पर वो इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल से वो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट भी होगा। वैसे ही अगर हम लोग इस केस में ले लेते हैं, जितने एंगल से ये पोल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से वो उस एंगल पे उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होता है, यानी कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो ये हम लोग फोर्थ रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक ही जगह यूज होता है। बाकी इन 3 का यूज करके आप कोई भी इमेज बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर का यूज करके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे बेस्ट तरीका है इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर बनाने का। बहुत बार दिक्कत हो जाती है, बन नहीं पाता, प्रॉब्लम आती है कि लाइन इधर उधर हो गया, पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, तो मैं पहले एक बना देता हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। कॉनकेव है, ठीक है, तो मैं पहला बनाया, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, अगर जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा है। कोई भी पैरेलल रे आ रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है किस पोजीशन पे है? इन्फानाइट पे। ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है, तो इसे आप पहले समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है वो कहाँ है? एट इन्फिनिटी। हम लोग रूल के हिसाब से पहला रूल क्या जानते हैं कि अगर पैरेलल है तो कहाँ से पास होगा? फोकस से। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन गया? फोकस पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बन गया हमारा? इमेज हो गया एट
फोकस। ओके, अब इमेज का साइज की बात करेंगे। इमेज का साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, या उसे कह सकते हैं हम लोग पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। अब साइज तो हो गया, नेचर क्या है इसका? ठीक है, नेचर है आपका रियल, रियल एंड, अब जहां पर भी रियल रहेगा तो आपको आंख बंद करके इन्वर्टेड लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो मैं ये किससे बना रहा हूं? कॉनकेव मिरर से। ओके, कॉनकेव मिरर का हम लोग इमेज फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा इमेज बनाते हैं। देखिए, अब दूसरा इमेज बनाने के लिए आप समझिए कि इसमें पॉइंट चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? जितने भी फोकल लेंथ है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सब पॉइंट चाहिए। तो आप वो सब मत ड्रॉ कीजिए, क्योंकि फिगर बनाने से पहले अगर आप पॉइंट डिनोट कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं कि कैसे इमेज फॉर्म करेंगे हम लोग, या डायग्राम बनाएंगे किसी भी स्फेरिकल मिरर का यूज़ करके, और कभी भी दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप कोई भी मिरर ड्रॉ कर दीजिए जिसमें बनाना है आपको। उस मिरर का जो आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए हैं, इस पर कोई पॉइंट डिनोट नहीं करना है कि कहाँ पे फोकस है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप सबसे पहले सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए पहले से कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइट लेके गया। ठीक, ये हमें पता है कि ये पास होगा फोकस से, इस यहाँ पे फोकस हो गया, मैंने यहाँ से पास कराया। दूसरा रूल क्या है हम लोगों का? तीसरा रूल कि वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो उसी पाथ में रिटर्न भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से गया और इसी पाथ पे रिटर्न हो गया। अभी मैंने कोई भी पॉइंट नहीं बताया था, अब हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो जहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वो पॉइंट हो गया एफ, और ये पॉइंट से हो गया आपका सी। अब इसको आप मिला दीजिए, ये पार्ट हो गया आपका इमेज। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश। ओके, सो ये है आपका बेस्ट तरीका किसी भी रे डायग्राम को बनाने का। क्या पहले पॉइंट मत बनाइए, आप सिंपली आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कीजिए, रूल को फॉलो कीजिए, उसके बाद आप पॉइंट बिठा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से क्या हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट है ये सी हो गया ना, और ये इन्फिनिटी है, तो लिखेंगे हम लोग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बना आपका? इमेज बन गया आपका बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, उसके बाद इमेज का साइज क्या है? स्मॉलर, ऑब्जेक्ट से छोटा है। उसके बाद नेचर क्या है? नेचर आप लगा दीजिए रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरह से रे डायग्राम जो है हम लोगों का पूरा कॉनकेव मिरर का यूज़ करके हम बनाएंगे। ठीक, अब बना के देखिए, अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ पर मैं फिगर में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको कॉपी भी कर सकते हैं, आपके बुक में भी है, वहाँ से भी कॉपी कर लीजिए।